नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में कवर करेंगे जो रीसेंट मंथ में आपकी न्यूज़ में रही है। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में हमें क्या कुछ पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा गया है कि एक स्कीम के क्या बेनिफिट हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उसके मेजर कंपोनेंट है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। कई बार आपसे जैसे पूछ लिया जाता है कौन सी मिनिस्ट्री इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और कब लॉन्च हुई है वो स्कीम, कई बार ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मेंस में भी कुछ स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे गति शक्ति योजना के बारे में पूछा गया, बट जनरली उन स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है जो बहुत ज़्यादा आपकी बड़ी स्कीम्स हों। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी स्कीम्स के बारे में मेंस में आपसे पूछा जाएगा। जनरली वो स्कीम्स जिसका बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हो, उनके ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है। तो अगर ऐसी कोई स्कीम रहेगी तो मैं भी उसे मेंस और प्री दोनों पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूँगा। फिलहाल के लिए आइए देखते हैं पहली योजना के बारे में कि क्या थी। पहली स्कीम है स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन स्टेट। देखिए, आप सभी को पता होगा कि अक्सर हम देखते हैं कुछ नेचुरल रीजंस की वजह से, कुछ ह्यूमन मेड रीजंस की वजह से आग लग जाती है अर्बन एरियाज में भी और कई बार फॉरेस्ट एरिया में भी। तो यहाँ हम ये चाहते हैं कि हम अपनी फायर सर्विसेज को मॉडर्नाइज कर सकें, और इसके लिए होम अफेयर मिनिस्ट्री एक स्कीम लेके आई जिसमें 5,000 करोड़ तो हम बजट से सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। बाकी जैसे आपकी नॉर्मल स्टेट्स हैं जो मतलब हिली एरिया में नहीं आती हैं, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 75% पैसा पे करेगा और 25 आपका स्टेट पे करेगी। वेयर एज जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या हिमालयन स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स के अंदर 90-10 का रेशियो रहने वाला है एक्सपेंडिचर का। तो यहाँ आप ये मान के चलें कि इतनी बड़ी स्कीम नहीं है, बस आपको इसका बेसिक मकसद पता होना चाहिए। इसे एज एन एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते किसी भी मीन्स के आंसर में जहाँ पर आप गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हो। तो ये चीज़ यहीं तक ही आपको याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं अगले स्कीम की, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है। देखिए, आप सभी को पता है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपने इस एक स्कीम के बारे में सुना होगा, परंपरागत कृषि विकास योजना। अब इसमें भी हमारा फोकस था कि हम कैसे पूरे इंडिया में, इंटायर इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्रूव कर सकें। अब यहाँ हमारा सिर्फ फोकस है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे, क्योंकि इस एरिया का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो आपको याद रखना है कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर फोकस कर रही है। इसके अंदर हमारा फोकस है कि हम एंड टू एंड ऑर्गेनिक वैल्यू चेन को डेवलप कर सकें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि मेजर फंडिंग आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आने वाली है इसमें, और ये पार्ट है आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। अब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा में। देखिए, बाकी एरियाज़ में इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि उन एरियाज़ में बहुत से फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होने की वजह से ज़मीन में वो केमिकल्स हैं अभी। और ये जो एरिया है, ये जो पैच ऑफ लैंड है इंडिया का, ये अनटच्ड है। तो इस वजह से यहाँ पर हम इसे कंजर्व भी कर रहे हैं और साथ के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम एक सस्टेनेबल मॉडल को डेवलप कर सके एग्रीकल्चर के अंदर। तो स्कीम में आपको याद रखना है कि बेनिफिशियरी स्टेट्स आपकी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की ही हैं। तो इस स्कीम के लिए इतना ही जानना ज़रूरी था। आइए अब बात करते हैं अगली स्कीम की, अटल वयो अभ्युदय योजना। वयो का मतलब क्या होता है? वृद्ध लोग। तो यहाँ पर आपकी पहले एक स्कीम चला करती थी, नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन। इस स्कीम को अब रीनेम कर दिया गया, मतलब जितना भी इसके अंदर कंपोनेंट था वो सारा से रिवैम्प कर दिया हमने। इसके अलावा इसे एक एम्ब्रेला स्कीम बना दिया जिसके अंदर हमने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन प्लस राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इन दोनों को भी जोड़ दिया। अब इसमें हमारे फोकस पे हैं वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग। उनके साथ बहुत सी प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। हम चाहते हैं कि उनकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसे हम दूर कर सकें। जैसे शेल्टर की हो सकती है, फूड की हो सकती है, मेडिकल केयर की हो सकती है, या इंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की हो सकती है। तो उन सभी चीज़ों को हम एड्रेस करना चाहते हैं होलिस्टिकली, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकें। और ये सब इनकी बेसिक इम्यूनिटी के अंदर आती है, तो हम वो सभी बेसिक इम्यूनिटीज़ इन्हें प्रोवाइड करना चाहते हैं। देखिए, जब आप सोसाइटी या सोशल जस्टिस टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो आपको याद रखना है कि उनके अंदर वनरेबल सेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। तो वनरेबल सेक्शन में आपके वृद्ध लोग भी आते हैं, और इसके लिए स्कीम लॉन्च की गई है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, जहाँ पर हमारा मेजर फोकस है कि कैसे हम उनकी लाइफ को और बेटर कर सकें।
तो इस योजना में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगली योजना की। अब बात करते हैं समर्थ स्कीम के बारे में। देखिए, समर्थ का मतलब क्या होता है? आप किसी को योग्य बना रहे हैं। अब योग्य बनाने का मतलब है आप उसके अंदर स्किल एम्पावर करेंगे। अब आप सभी को पता होगा, एग्रीकल्चर वन ऑफ द मेजर ऐसा एरिया है जहाँ पर हमारे 50% पॉपुलेशन इंगेज्ड है, मतलब 50% लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है आपकी कॉटन इंडस्ट्री। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे डिमांड ड्रिवन, जो उस इंडस्ट्री की कोर डिमांड है कि क्या स्किल चाहिए लोगों के अंदर, उसको हम फोकस करके यहाँ पर लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। और यहाँ हमारा फोकस है कि हम प्लेसमेंट प्रोवाइड कर सकें जो भी लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं। तो एक तरह से इंसेंटिवाइज और सप्लीमेंट कर रहे हैं हम इंडस्ट्री के एफर्ट्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जॉब क्रिएट कर सकें ऑर्गेनाइज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और इससे रिलेटेड सभी सेक्टर्स में। अब यहाँ हम सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, जो इंटायर आपकी वैल्यू चेन है, मतलब आप मान लीजिए स्पिनिंग, वीविंग या डाइंग, इन सभी चीज़ों के अंदर क्या क्या स्किल्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं यूथ को, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। ये वैसे तो आपकी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की, बट याद रखना कई बार आपको यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का भी नाम ले सकता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इतना आपने ज़रूर से याद रखना है। आइए अब बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में। स्कीम टू सपोर्ट माइनर रेप विक्टिम। देखिए, आप सभी को पता है कि एक स्टिग्मा अटैच्ड होता है रेप विक्टिम्स के साथ। अब इसकी वजह से क्या होता है, कई बार सोसाइटी में से बायकॉट कर दिया जाता है, या आप ये कह लीजिए कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है उन लड़कियों को जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई होती हैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कोशिश कर रही है कि कैसे हम एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर सके उन लड़कियों को जो माइनर हैं और सेक्सुअल असॉल्ट के शिकार हुई हैं, मतलब उसके विक्टिम हैं। तो यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कैसे मेडिकल, फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी तरह के सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, फोकस सभी लड़कियों पे नहीं है, यहाँ पर खासकर फोकस है माइनर रेप विक्टिम्स के ऊपर। अब देखिए, इस स्कीम को लाने का मुख्य कारण ये है कि सोसाइटी में जो स्टिग्मा अटैच्ड है ना रेप विक्टिम्स के साथ, कई बार इनसे परेशान आकर फैमिली जो है अपनी जो बच्ची है जिसके साथ ऐसी घटना हुई है उसे घर से निकाल देती है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए हम योग्य बना सकें। तो किसी भी तरह की मेडिकल, लीगल, फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प चाहिए हो उन्हें, तो वो यहाँ पे उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। इवन हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर हो सकती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर लाइफ स्टॉक सेक्टर। देखिए, मान लीजिए अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है, इनके लिए शॉक अब्जॉर्ब करना ना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो एक कंपनी का नाम ले लीजिए XYZ। इस कंपनी के पास हजारों लाखों एकड़ में लाखों गाय भैंस हैं और इसके पास इतना पैसा आ रहा है कि भाई अगर उसकी 2-4 भैंसें मर भी जाएंगी तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर एक छोटी सी फैमिली है जिसके पास एक गाय या एक भैंस है, अगर उसकी गाय भैंस को कुछ हो जाता है तो कई बार उसको इम्पेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम क्रेडिट फ्लो को इंश्योर कर सके माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, जहाँ पर हमारा फोकस है कि वो बिना कोलैटरल रखे, मतलब किसी चीज़ को गिरवी रखे बिना लोन प्राप्त कर सके ताकि आगे बढ़ सके वो। अब देखिए, यहाँ पर हमारा फोकस है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो आपने अभी अभी डेयरी खोलने की सोची है। अब आपको वहाँ पर पैसे चाहिए होंगे। अब पैसे चाहिए होंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कई बार रेडिली अवेलेबल हो, क्योंकि हमारा जो फोकस है यहाँ पर अंडर प्रिविलेज सेक्शन के ऊपर है। जैसे मान लीजिए कोई SC/ST कम्युनिटी से हो सकता है, या कोई BPL कैटेगरी से हो सकता है, या मिनॉरिटी ग्रुप से हो सकता है। मतलब हमारा फोकस उन सोसाइटी के लोगों के ऊपर है जो अंडर प्रिविलेज हैं और चाहते हैं कि वो अपना खुद की कुछ लाइफ स्टॉक से रिलेटेड सेक्टर को डेवलप कर सके। तो हमारी यहाँ पर कोशिश है कि उनको बिना कोलैटरल के हम लोन प्रोवाइड कर सकें। और ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट कर रही है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी। तो इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। स्कीम का नाम है PM प्रणाम स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलोरिएशन ऑफ मदर अर्थ। देखिए, आप सभी को पता होगा कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के अंदर आई थी, उसके बाद से केमिकल, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ भारत के अंदर इंक्रीज़ हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि हम ऑल्टरनेट डेवलप कर सके इन केमिकल्स का, मतलब जहाँ पर हम नॉन केमिकल फर्टिलाइज़र्स को इस्तेमाल करें अपने एग्रीकल्चर में। इसके ऊपर हमारा फोकस है इस स्कीम के अंडर।
ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के द्वारा। अब देखिए, वैसे तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब यूपीएससी यहाँ पे आपके साथ क्या कर सकता है कि आपको दे देगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है, तो नहीं, ये आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल की स्कीम है, जो कि इंप्लीमेंट की जाएगी 2022-23 से लेके 24-25 तक। और इसके पहले साल के लिए लगभग 3 लाख करोड़ का हमने बजट रखा है। अब देखिए, इसमें कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट इसमें अच्छा परफॉर्म करती है तो उसे इंसेंटिवाइज की जाएगा। साथ के साथ अगर मान लीजिए कोई स्टेट में कोई पर्टिकुलर एरिया या कोई पर्टिकुलर पर्सन अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे भी इंसेंटिवाइज करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि बजट में हमने डायरेक्टली इसके लिए इतना पैसा निकाल दिया। यहाँ पर आपको वो पैसा मिलेगा जो आपने यूरिया की खपत में बचाया। जैसे मान लो पहले 100 टन यूरिया आप यूज़ करते थे, अब आपकी स्टेट में महज 25 टन यूज़ हो रहा है, तो इसमें जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती थी ना, तो सेम सब्सिडीज़ को आप इस एरिया में यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरह से ये स्कीम आपकी वर्क करने वाली है। तो स्कीम के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में। स्कीम का नाम है ग्रीन क्रेडिट स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की एक स्कीम है। देखिए, एक चीज़ समझिए, आप सभी को पता होगा हम नेट जीरो को अचीव करना चाहते हैं 2070 तक। अब इसको अचीव करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे जिससे हम कार्बन एमिशन को कम कर सके। तो उनमें से ही एक स्टेप है आपका ग्रीन क्रेडिट स्कीम, जहां पर हम मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म को लेके आए हैं ताकि हम सोसाइटी के अंदर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकें। जैसे फॉर इंस्टांस आप एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम कर सकते हैं, इसमें वाटर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं, और इन सभी के लिए ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए मेरी एक इंडस्ट्री है, XYZ इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री में मैं क्या कर रहा हूँ कि बहुत सा पोल्यूशन जनरेट हो रहा है मेरी इस इंडस्ट्री से, मतलब मान लीजिए 100 टन कार्बन इसमें से रिलीज हो रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इतने ही पेड़ लगा दूँ जो 100 टन इन कार्बन्स को अब्जॉर्ब कर सके। तो ये क्या है, ये एक तरह का ग्रीन क्रेडिट है, और इससे मेरी कंपनी को बेनिफिट होगा, क्योंकि इससे ना केवल मेरी छवि इंप्रूव होगी, बल्कि आप ये भी समझे कि हम इन कार्बन क्रेडिट्स को आगे बेच भी सकते हैं। मतलब मेरी इंडस्ट्री ने मान लो 100 टन कार्बन एमिशन किया था, अब 150 टन हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये जो 50 टन मेरे पास बचेगा तो मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ आगे बेचने के लिए भी। तो एक तरह से मेरे लिए ये भी बेनिफिशियल रहेगा, और प्लस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में मैं अपना योगदान दे पाऊँगा। तो इस स्कीम के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगली स्कीम के बारे में। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 स्कीम। अब देखिए, आप सभी को पता होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं होता है कई बार कि वो अपनी स्टेट के अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। अब इसमें कई बार आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प के लिए आती है स्टेट गवर्नमेंट की, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब देखिए, मान लीजिए एक स्टेट है, इसे कुछ पैसे की ज़रूरत, मान लो इन्हें ज़रूरत है 5 लाख की, तो यहाँ पर क्या होगा कि सेंटर के पास जाएंगे, सेंटर आप हमें पैसा दे दीजिए। अब कई बार ऐसा होता है कि सेंटर इनसे ब्याज वसूलता है और कई बार इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम के अंडर हम स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ स्टेट्स को, जिनको 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, और इन लोन्स का सम जो है लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है। तो आप मान के चलें कि अगर कोई स्टेट को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो सेंटर के पास जाके इस स्पेशल असिस्टेंस के अंडर क्लेम कर सकती है, और ये डिपेंड करेगा सेंटर के ऊपर कि वो किस स्टेट को ये पैसा देना चाहती है, किसको नहीं। इस स्कीम के बारे में बात की गई थी यूनियन बजट 2023-24 में। देखिए, आप सभी को पता होगा अभी हाल फिलहाल में ना इकॉनमी के अंदर थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, तो इकॉनमी को वापस से पुश करने के लिए कई बार आपको इंसेंटिव देने पड़ते हैं, मतलब आपको मनी पुट करनी पड़ती है इकॉनमी के अंदर, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर इंप्रूव हो, और उससे इकॉनमी के अंदर एक नया करंट आता है और आप देखेंगे कि इकॉनमी मूव करने लगती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने DA या TA इंक्रीज कर दिया, अब इससे क्या होगा, जो पैसा मेरे पास बचेगा, मतलब जो एडिशनल पैसा आया, हो सकता है मैं इसको सेविंग में डालूं, जिससे बैंक के पास पैसा आएगा। बैंक के पास अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे, लोन की दरें सस्ती होंगी। अब अगर ऐसा होगा, सस्ते दरों पे लोन मिलेगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई घर लेने की कोशिश करेगा, कोई गाड़ी, कोई फ़ोन, कोई ऐसी चीज़ों के ऊपर लोग खर्चा करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आपको ये समझना है कि भाई इसी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, किनको, स्टेट गवर्नमेंट को, जहाँ पर 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा सरकारों को। तो आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, सेवा भोज स्कीम।
देखिए आप सभी को पता है कि जब से जीएसटी आया है तब से बहुत ही कम ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लगभग सभी चीज़ों के ऊपर हमारा एप्लीकेबल है। कुछ पे कम है, कुछ पे ज़्यादा। हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना ये है अभी फ़िलहाल के लिए। अब कई बार क्या होता है कि जैसे फूड आइटम्स है, जैसे आटा हो गया, चना हो गया, दाल हो गया और बहुत सी चीज़ें हैं, इनके ऊपर भी जीएसटी लग रहा है। अब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहते हैं कि भाई हम अपना जो टैक्स है, यानी जो सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स है और सेंटर का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज का जो पार्ट है, हम उसे वेव ऑफ कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो परचेज कर रहे हैं रॉ फूड को चैरिटेबल पर्पस के लिए। मतलब जितने भी चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होंगे, एक तरह से उन्हें ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर उनके जीएसटी का पैसा वापस गवर्नमेंट रिफंड कर देगी। ये एक आपका सेंटर सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा बोझ सेंटर उठाएगा और इनके अंदर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को काउंट किया जाता है जहाँ पर खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रसाद प्रोवाइड किया जा रहा है, लंगर भंडारा, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके अंदर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है पब्लिक या डिवोटी के बीच में। कोई भी आ सकता है और खाना खा सकता है। तो इस चीज़ को कहा जाता है सेवा भोज स्कीम, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंटर्स जीएसटी यानी सीजीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी जो भी फूड रॉ मटेरियल्स के ऊपर लग रहा था उन्हें वापस कर रही है। तो ये स्कीम के बारे में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगली स्कीम की। अब इसका पूरा नाम क्या है? स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउस। अब देखिए आप सभी को पता है कई बार ऐसा होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जैसे मान लो मैं एक सोसाइटी बना रहा हूँ जिसमें 5000 घर मुझे बनाने थे, बट हुआ ये कि कुछ डिलेज के कारण, कुछ मान लो क्लियरेंस नहीं मिली या टाइमली लोन नहीं मिला, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ये प्रोजेक्ट बीच में रुक गया। अब ऐसे ही रुके हुए या स्ट्रेस्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट इस स्कीम को लेके आई है जिनका सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का छोटा मोटा घर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना घर बना रहा हूँ, सिर्फ मेरा खुद का घर है वो, अब वो घर मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ तो गवर्नमेंट उसके अंदर पैसा निवेश नहीं कर रही है। ऐसी चीज़ों के अंदर निवेश कर रही है जो आप ये कह सकते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका बड़ा वाइड स्केल सोशल इम्पैक्ट होगा, जैसे 500 घर हैं, 1000 घर हैं, 5000 घर हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और ये आपकी 2019 में स्कीम आई थी। एसबीआई कैप वेंचर लिमिटेड और स्टेट बैंक ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये दोनों ही इसे मैनेज कर रही हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हो जैसे आरबीआई लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, इसी तरह से ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है ऐसे डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट्स के लिए। अब इसमें खासकर हमारा फोकस उन लोगों के ऊपर है जो फर्स्ट टाइम डेवलपर्स थे या एस्टैब्लिश डेवलपर भी हो सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बट स्पेशल फोकस किसके ऊपर है? फर्स्ट टाइम डेवलपर के ऊपर। अब उनके प्रोजेक्ट्स में कुछ कमी आ गई है, कुछ उनका प्रोजेक्ट अटक गया है या एनपीए का अकाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है उनकी वजह से, तो हम इनके ऊपर फोकस करें कि इनको कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकें और सोशल इम्पैक्ट जो वाइड पॉपुलेशन के ऊपर पड़ना था उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकें, ये हमारा यहाँ पर मुद्दा है। आई होप आपको आज की इस स्कीम के टॉपिक समझ में आए हों। अब देखिए एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप सभी से, मैंने 11-12 स्कीम्स कवर की हैं। आपने क्या करना है, इनका नाम लिखना है आज के कमेंट बॉक्स में, प्लस इनका क्या ऑब्जेक्टिव है और कौन सी मिनिस्ट्री इसे इम्प्लीमेंट कर रही है। एक एक लाइन लगेगी आपको, अगर आप एक बार इसे लिख देंगे ना तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। अगर आप नहीं भी जवाब देंगे तो इसमें कोई घाटा नहीं है, बट अगर आप वाकई में सीरियस हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तो मैं चाहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, बिकॉज इन स्कीम्स को आप जब पढ़ते हैं ना तो कई बार आपको याद नहीं रहती हैं, क्योंकि हर महीने आपको ऐसे ही 10-12 स्कीम्स देखने को मिलती हैं और 100 से ज़्यादा स्कीम इकट्ठी हो जाती हैं आपके पूरे, जब तक आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तब तक। तो यहाँ आप इसे रिवाइज आज ही कर लेंगे तो आपके लिए इन्हें याद रखना थोड़ा ईजी रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।